स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे साइंस पे बात करेंगे। और साइंस में हम लोग बात करेंगे किस पे, एमसीक्यू पे, जो कि एमसीक्यू जो है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 अंक का जो क्वेश्चन आता है उसी को टारगेट करते हुए हम लोग एमसीक्यू पे तैयारी करने के लिए शुरू करते हैं आज। जो कि हम टारगेट ये है कि लगभग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे और इन 100 क्वेश्चनों में आपको जो 5 क्वेश्चन हैं वो तो मिल ही जाएंगे। उसके अलावा आपके जो वन लाइनर हैं, जो वन लाइनर आने हैं 6 क्वेश्चन, वो भी इसी से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश यही रहेगी कि यहीं से मिल जाएंगे वो। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कुकिंग गैस में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है या अधिक होती है। कुकिंग गैस का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, एलपीजी। कुकिंग गैस क्या होता है, एलपीजी होता है। इसमें दिया क्या गया, कह रहा है मेथेन, एथिलीन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी जो हमारी होती है, एलपीजी में हमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों देखने को मिलते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है सर्वाधिक मात्रा में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। क्लियर, ब्यूटेन होता है। हम अब इस पे देख ले, मेथेन के बारे में बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेथेन क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है। मेथेन को क्या कहते हैं, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। अब यहीं पर हम अगर बात कर लें मेथेन की और बात करें जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो मेथेन क्या हो गया, मार्स गैस कहते हैं। बायोगैस में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। बायोगैस में सर्वाधिक होती है। फिर अगर बात करें हम तो ये पशुओं की जुगाली करने से प्राप्त होती है। पशुओं के जुगाली करने से प्राप्त होती है। ये कहाँ मिलती है, ये धान के खेत में मिलती है। धान के खेत से ये प्राप्त होती है। और अगर बात करें तो जो दलदली ज़मीन होती है, दलदली जिसे हम कीचड़ कहते हैं, दलदली ज़मीन, ठीक है, या दलदल स्थानों पर मिलती है। तो ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से, मेथेन से जो बनते हैं, ये आपके क्वेश्चन हो। जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया कि प्रोपेन और यानी पूछा गया कुकिंग गैस में यानी एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो ब्यूटेन की होती है। अगर हम ब्यूटेन के बाद हम अगर बात करें तो प्रोपेन जो एलपीजी में पाया जाता है, इसका अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो C2H4 होता है, नहीं C3H8 होता है। ये क्या होता है, C3H8 होता है। ये प्रोपेन का सूत्र होता है। फिर अगर बात करें तो ये क्या होता है, सिलेंडर में एलपीजी में पाया जाता है, बता ही चुके। फिर हम अगर बात करें किसकी, एथिलीन की, तो ये एथिलीन को क्या कहते हैं, एथिलीन को एथीन भी कहते हैं। एथिलीन को एथीन भी कहा जाता है। एथिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4 होता है। एथिलीन का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, C2H4 होता है। फिर अगर हम ये कुछ और एक क्वेश्चन और यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, वो कह सकते हैं कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे क्या हुए, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे
वो आपको क्लियर हो गए। यहाँ से मतलब क्वेश्चन एक है, एक क्वेश्चन में लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए गए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन पे हम अगर बात करें तो तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है। ठीक, भारतीय वैज्ञानिक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपको पता है क्या, एडिसन, मैडम क्यूरी, सीवी रमन और गैलीलियो, ये हमारे क्या है, वैज्ञानिक है। और इनमें पूछा जा रहा है कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन है। तो हम क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं, तो अच्छे से आपको समझाते हैं। ये हो गई। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो आंसर उसका क्या है, इसके आंसर पे हम अगर बात करें तो आंसर हमारा होगा क्या, भारतीय वैज्ञानिक जो है हमारे, वो है, हमारा आंसर होगा सीवी रमन। ये हमारे क्या है, भारतीय वैज्ञानिक है। अब अगर हम बात करें अन्य जितने वैज्ञानिक हैं इनके बारे में, तो हम अगर बात कर लें पहले मैडम क्यूरी की अगर बात करें तो मैडम क्यूरी ये कहाँ की है, पोलैंड की है। बात करें तो ये पोलैंड की है। फिर अगर बात करें तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये इनकी खोज है। इन्होंने किसकी खोज की, रेडियम की। इन्होंने रेडियम की खोज की थी, रेडियम के साथ साथ पोलोनियम की थी। रेडियम के साथ साथ इन्होंने पोलोनियम की थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात इनके लिए है कि इन्होंने क्या किया, 2 क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 2 क्षेत्र में मतलब ये भौतिक में भी इनको नोबेल मिला, भौतिक के साथ साथ इनको रसायन में भी नोबेल पुरस्कार मिला। तो 2 क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम बात करें किसकी, जो सीवी रमन है, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, सीवी रमन के बारे में हम बात करें तो इन्होंने क्या प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की थी। प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की। इसे ही क्या कहा जाता है, रमन प्रभाव कहा जाता है। रमन प्रभाव कहा जाता है किसको, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो इन्होंने खोज की, तो इन्हीं के नाम से इस खोज को, प्रकाश प्रकीर्णन को, यानी रमन प्रभाव कहा गया। इसी की खोज के लिए इनको क्या किया गया, 1930 में इनको नोबेल मिला। 1930 में इनको नोबेल दिया गया और 1954 में इनको भारत रत्न मिला। 1954 में इनको भारत रत्न मिला। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। एक वैज्ञानिक और है जो कि हम, एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकता है इसी में जो ऑप्शन में है। चौथे वैज्ञानिक है जिनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो की बात करें अगर, तो इन्होंने क्या किया था, दूरबीन की खोज की थी। इन्होंने क्या किया, दूरबीन की खोज की थी। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपके क्या थे, दूसरे क्वेश्चन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी एक क्वेश्चन में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छिपे हुए थे वो सारे हमने इस क्वेश्चन में आपके डिस्कस किए। अब हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की ओर चलें, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मास्टर ग्रंथ क्या है। मास्टर ग्रंथ क्या है इसके बारे में पूछ रहा है।
ये क्या है, हम कह सकते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये मास्टर ग्रंथि पूछ रहा। मास्टर ग्रंथि का मतलब क्या होता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो मास्टर ग्रंथि हम जानते हैं कि इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया क्या, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें और जो ग्रंथियां दी गई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को अन्य नाम से भी जानते हैं, ये भी जो नाम है ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसको प्यूटेटरी ग्रंथि कहते हैं। प्यूटेटरी ग्रंथि कहते हैं। अगर इसके हम वेट की बात करें, वजन जो होता है इसका, तो ये 0.6 मिलीमीटर होता है। ये इसकी खासियत हो गई जो क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करें दूसरे, अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, यह वृक्क ग्रंथि के यानी किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाती है, यानी वृक्क के ऊपर पाई जाती है। इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे। फिर हम बात करें थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर देखें, बात करें तो इसको आवट्टू ग्रंथि भी कहते हैं। इसको आउट्टू ग्रंथि कहते हैं। ये पाई कहाँ जाती है, ये मानव के गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मानव के गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हमारा क्या हो गया, थायराइड ग्रंथि के बारे में बात हो गई। अग्नाशय के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिश्रित ग्रंथि है, ये याद रखिएगा। ये मिश्रित ग्रंथि है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये याद रखिएगा। स्पेस नहीं है, लिखेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। दूसरी अग्नाशय ग्रंथि है। ये हमारा क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चले तो हम चौथे क्वेश्चन पे बात करें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है नागफनी का पौधा होता है, यानी कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो नागफनी का पौधा अगर हम बात करें तो ये मरुस्थलीय होता है, यानी मरुस्थल में पाया जाता है। जलीय पौधे की बात करें तो जल में कौन सा पौधा होता है, जल में आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभी होती है। जल में क्या होता है, कुंभी होती है। जल में कमल होता है, और जल में आप लोगों ने देखा होगा सिंघाड़ा होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये जलीय पौधे होते हैं। आरोही और उपरोही का कोई मतलब नहीं है। चौथे क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये इनको आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया। तो ये अभी क्या हुए, 4 क्वेश्चन हुए। 4 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं अगर बात करते हैं तो 4 में लगभग 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन हम देखें तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इतने अच्छे से पढ़ाया कि यहाँ से आया हुआ कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये कह रहा है कि निकट दृष्ट दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हमने जब आँख पढ़ाई थी, मानव नेत्र पढ़ाया था, तो निकट दृष्ट दोष बताया था।
निकट के साथ साथ दूर दृष्ट दोष बताया था। तो निकट दृष्ट दोष में किसका प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्ट दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें एक तरीका याद कर लीजिए। जैसे ये कह रहा है निकट, आ रहा है यानी छोटा आ की बात कर रहा है, निकट, तो ये याद रखिए कि ये अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा यहाँ, अवतल लेंस। और यहाँ पर कह रहा है दूर, ऊ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर हम बात करें तो कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। ये आप दो चीज़ें अगर याद कर लेते हैं तो आपको एक नंबर जो ऑप्शनल में पूछा जाता है वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ऐसे याद कर लेते हैं तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निकट दृष्ट दोष और दूर दृष्ट दोष को क्लियर हो गया। निकट दृष्ट दोष में क्या होता है ये देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हम बात करें तो अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्लियर? इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्लियर। अब निकट की बात करें तो निकट दृष्ट दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्ट दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है, निकट दृष्ट दोष में क्या होगा? रेटिना से पहले बनेगा। इसमें क्या होता है? निकट दृष्ट दोष में निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तु कैसी होंगी? अस्पष्ट होंगी। दूर की क्या होंगी? दूर की क्या होंगी? अस्पष्ट होंगी। दूर की क्या होंगी? अस्पष्ट होंगी। ये आपका निकट दृष्ट दोष हो गया, जो कि जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब हम यहाँ पर बात कर लिए। अब हम यहीं पर बात करें उत्तल लेंस की, तो दूर दृष्ट दोष में हमने अभी बताया कि क्या होगा। दूर दृष्ट दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्ट दोष में हम किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस हमारा क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस हमारा क्या होता है? तो ये अभिसारी लेंस होता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं। तो ये हम अगर बात करें किसकी, पहले हम बात कर ले उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें पहले, तो उत्तल दर्पण का काम क्या है? ये प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, पहली चीज। प्रकाश को फैलाने का काम करता है। गाड़ी के साइड मिरर में लगा हुआ होता है। गाड़ी के साइड मिरर में होता है। फिर अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट जो होती हैं उसमें इसी का प्रयोग होता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगर बात करें अवतल दर्पण की, किसकी बात करें? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? हमने बताया ये क्या होता है? अभिसारी दर्पण होगा। ये क्या होगा? अभिसारी दर्पण होगा।
अगर ये अपसारी होगा तो ये क्या होगा, ये अपसारी होगा। ये क्या होगा, अपसारी दर्पण होगा। फिर अगर हम बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो इसी का उपयोग करते हैं, डॉक्टर द्वारा इसी का उपयोग करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, नाई की दुकान और ये पार्लर में प्रयोग किया जाता है, यही दर्पण लगा होता है चेहरा देखने के लिए। फिर हम अगर बात करें तो एक गाड़ी के हेडलाइट में लगा हुआ होता है, गाड़ी के हेडलाइट में इसी का प्रयोग होता है। और ये क्या करता है, ये प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। ये हमारे क्या थे, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे उत्तल दर्पण और अतल दर्पण से। तो ये हमारे क्लियर हो गए कि पारे की ऊंचाई क्या होती है। समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो 76 सेंटीमीटर ये होता है। दाब मापी का जो पारा होता है समुद्र के तल पर क्या होगा, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई हो जाएगी। दाब को मापने के लिए इससे रिलेटेड हम बात कर लें जो क्वेश्चन बन सकते हैं। दाब मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का करते हैं। और अगर ये समुद्र तल पे था, अगर हम किसी पहाड़ी पे अगर जाएं तो पहाड़ी पे अगर हम बात करें दाब मापी का पारे का जो पाठ्यांक क्या होगा, यानी उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो लगभग अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से केवल 3 क्वेश्चन। पहला क्या, समुद्र तल पर दाब मापी की ऊंचाई क्या, दाब मापी के पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, दाब मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। अगर ये समुद्र तल है, अगर हम पहाड़ी पर चढ़ जाएं, पहाड़ी के चोटी पर अगर जाएं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें इस पारे की तो वो 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा, जो कि उस किसमें, उस क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस पे अगर हम बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ठाक क्या, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन गिना जाएगा। कह रहा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। अगर हम एल्युमिनियम कार्बाइड पर क्या करें, जल की क्रिया कराएं, और जल की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है। तो अगर इसके आंसर के बारे में बात करें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मेथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है। अगर हम इसकी अभिक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी हमारी, वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हम बात करें किसकी, एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो अगर एल्युमिनियम Al4C3 ये एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, प्लस हम अगर क्या करें, जल को मिलाएं, जल क्या है H2O, इसको बनाने के लिए हमें जल के कितने 12 अणु चाहिए। जब इस क्या करें, अभिक्रिया कराएंगे तो ये टूटेगा किसमें, 4 अणु क्या होंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइज हो जाएगा।
4AlOH3 का OH का होल थ्राइज हो जाएगा, प्लस अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3CH, ये क्या मिलेगा हमें CH4 मिलेगा, और ये 3 अणु होंगे किसके CH4 के, तो CH4 हमारा क्या होगा मेथेन होगा, CH4 क्या होगा हमारा मेथेन होगा। तो ये हमारा आंसर क्या है मेथेन हमारा होगा। क्लियर हो गया। क्या कर रहे हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया कराते हैं तो कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो हमें मेथेन हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, जिसका सूत्र अभी मैंने आपको बताया कि CH4 होता है। ये आपका एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, ये हमारा जल हो गया, एल्युमिनियम कार्बाइड, और एल्युमिनियम कार्बाइड का जल से जब अपक्रिया कराएंगे तो ये हमें मिला क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ अलग हो गया, प्लस CH4 क्या हुआ अलग हो गया। ये हमारा क्या हुआ रिएक्शन, जिसमें हमें क्या प्राप्त हो गया CH4 यानी मेथेन, जो कि हमसे पूछा यही गया था कि जब अपक्रिया कराएंगे तो कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, तो मेथेन प्राप्त होगा। इसी से रिलेटेड या इसी तरह का एक क्वेश्चन और लगा हुआ है इसमें, देखिए अगला 10वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि सोडियम एसीटेट को अगर हम क्या करें, सोडियम एसीटेट को हम क्या करें सोडा लाइम से गर्म करें मिला के, तो कौन सी गैस प्राप्त होगी। तो सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम से हम क्या करें अभिक्रिया करा दें तो इससे क्या कौन सी गैस प्राप्त होगी, तो हम देख लेते हैं, पहले अभिक्रिया ही करा देते हैं इसकी। तो अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करें तो ये हो जाएगा CH3COONA, ये हमारा क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट को हम क्या करें CaHNaO2 से क्या करें अभिक्रिया करा दें। ये क्या है ये क्या है सोडा लाइम है, और सोडा लाइम है तो मतलब सोडा लाइम क्या होता है किसका मिक्सचर होता है NaOH का, प्लस NaOH के साथ में CaO, ये मिश्रण होता है क्या सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है ये NaOH और CaO का क्या होता है मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिल के जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं सोडा लाइम बनाते हैं। अब इसकी अपक्रिया के बाद में करें क्या बात करें, ये इससे मिलके जब अपक्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या Na2O3 बनाएगा, प्लस CH4 बनाएगा, ये भी क्या बना रहा है CH4 बना रहा है। और जब ये CH4 बना रहा है तो अभी मैंने बताया कि CH4 क्या है आपका मेथेन है। तो यानी अब हम बात करें सोडियम एसीटेट का, अगर सोडा लाइम से क्या करें अभिक्रिया कराएं तब हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये भी मेथेन प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे अगर चलें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो लवक पूछ रहा है, प्लास्टिड के बारे में बात कर रहा है। तो लवक आपको पता होंगे हरित लवक, हरित लवक ही पूछ रहा है। लवक में वर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है और हरित लवक होता है। लवक के प्रकार के अगर हम बात करें तो वर्णी लवक होता है। फिर अगर बात करें तो अवर्णी लवक होता है। क्या होता है अवर्णी लवक होता है। और फिर अगर बात करें तो क्या होता है हरित लवक होता है। क्या होता है हरित लवक होता है। तो ये हमारे क्या हो गए लवक के प्रकार हो गए, यानी प्लास्टिड के प्रकार हो गए वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। हरित लवक का अगर हम बात करें तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन
कह रहा है हरित लवक रहित पौधों का समूह। रहित का मतलब होता है कि जिसमें हरित लवक ना हो। हरित लवक ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रहित। तो ये हरित लवक रहित पौधे के समूह के बारे में बात कर रहा है। तो हम बात करें तो पहला कह रहा है कि क्या शैवाल। तो शैवाल क्या होता है आपको पता है? शैवाल में क्या होता है? हरित लवक होता है। शैवाल पौधों में क्या होता है? हरित लवक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, और पर्णहरिम पाया जाता है तो हरित लवक पाया जाता है। इसका अगर हम बात करें शैवाल का अध्ययन, अगर हम एक क्वेश्चन और बात कर ले तो शैवाल का अध्ययन जो है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फिर हम बात करें किसकी? कवक की। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब ये भोजन नहीं बना पाएंगे तो कैसे होंगे? ये परजीवी पौधे होंगे। क्या होंगे? ये परजीवी होंगे। इनका अध्ययन अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसका कवक का उपयोग जो है, ये कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकरी उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। कवक को ही हम और क्या कहते हैं? कवक को ही हम क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, कवक को ही हम क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। मशरूम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो मशरूम होता है ये भी एक कवक का ही प्रकार होता है। ये हमारे क्या हो गए? कवक से संबंधित क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो हमारा क्वेश्चन जो था हरित लवक रहित पौधा, तो वो कवक होता है। ठीक है। हरित रहित यानी हरित लवक रहित पौधों का समूह वो कवक का होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये भोजन नहीं बना पाते, और भोजन नहीं बना पाते तो ये परजीवी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ तक हमारे जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आगे भी आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से लेकर अन्य सभी एग्ज़ामों में पूछे हुए या पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या होगा? आवृत्ति। आंसर हमारा क्या होगा? आवृत्ति होगा। यानी हम अगर बात करें किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में जो कंपन होता है और उसकी संख्या, अगर उसकी गिनती की बात करें कि कितने कंपन हुए, तो वो क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जो कंपन होता है उसमें जो समय लगता है, उसमें लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं।
ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये कह रहा है वायु दाब आरोपित करती है, वायु दाब कहाँ लगता है, ये पूछने का इसका तात्पर्य है। तो वायु दाब की अगर बात करें, ऑप्शन में कह रहा है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। यानी ये कह रहा है कि जो हमारा वायु, जो हमारी वायु होती है वो किसी अगर वस्तु पर क्या करती है, दाब लगाती है। किसी वस्तु पर क्या करती है, दाब लगाती है। तो वो किस दिशा में लगा रही, ऊपर की ओर लगाएगी, नीचे की ओर लगाएगी, या किसी भी दिशा में नहीं लगाएगी, कैसे लगाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, वायु दाब जो लगता है किसी वस्तु पे वो चारों दिशाओं से लगता है। ये हमारा अगले क्वेश्चन हो गया, यानी ये हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। अब हम अगर बात करें 14 क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन के अपरूप की अगर बात करें तो ये क्या है, कार्बन के अपरूप क्या है, सुगर चारकोल, ये हमारा क्या है, कार्बन का अपरूप होता है। ये क्या है, ये हमारे कार्बन के अपरूप होते हैं, ये हमारा क्या है, अपरूप है। इसके आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये हमारे पास प्रकाश से क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश से। और इस क्या पूछा गया है कि रंग की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, किसकी कितनी तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि पीले रंग के लिए तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो पीले रंग के लिए अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम या फिर 8000 एंगस्ट्रॉम। तो पीले रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हमसे पूछे जा सकते हैं। ये कह सकता है कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी, यानी किस रंग की। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। न्यूनतम किसकी होती है, तो न्यूनतम अगर हम बात करें तो बैंगनी रंग की होती है। न्यूनतम किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पीले रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो होती है किसकी, बैंगनी रंग की होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो हमारा क्या है, 16वां क्वेश्चन। 16 नंबर में पूछ रहा है नेत्र लेंस। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो नेत्र लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है या अपसारी होता है या दोनों होते हैं। तो अभी कुछ समय पहले बताया मैंने पीछे के क्वेश्चन में कि नेत्र लेंस क्या होता है, वो अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी होता है। ये आपका क्वेश्चन, इसमें समय नहीं लेना क्योंकि प्रीवियस में अभी बता दिए हैं कि ये अभिसारी होता है। क्योंकि नेत्र लेंस के बारे में, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई। अब इसके आगे हम अगले क्वेश्चन पे अगर बात करें तो ये कह रहा है क्या, वृक्कों का कार्य क्या होता है। ये भी आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन है। वृक्कों का कार्य पूछा रहा है, यानी ये क्या करते हैं। तो इनका क्या काम है, श्वसन है। श्वसन तो फेफड़ों का कार्य होता है। निःश्वसन है, ये भी नहीं है। पाचन है, ये भी नहीं है। वृक्कों का कार्य क्या होता है, वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन करना। यानी उत्सर्जन की बात करें तो ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है।
यानी ये उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। इस पे हम बात करें तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, जो कि हमने आपको बता ही रखा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने समझाया भी था। ये कह रहा है स्वस्थ नेत्र की दूरबीन, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है। तो दूरबिंदु, यहाँ पर हम बात कर लें क्या, दूरबिंदु, दूरबिंदु के साथ साथ निकट बिंदु, इस पे भी बात कर लें। तो दूरबिंदु और निकट बिंदु क्या होते हैं। दूरबिंदु जो होगा, स्वस्थ नेत्र मतलब हम कह सकते हैं क्या, सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होगा, तो दूरबिंदु क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। अगर निकट बिंदु बात करें तो मैंने पहले ही बताया है कि हम बात करें निकट बिंदु की, तो निकट बिंदु हमारा क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। मैंने बताया है आपको पिछली कक्षाओं में कि निकट अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर हम बात कर ले अस्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब 20वां क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये तो कह रहा है कि 2,4-D आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। खेतों में क्या डाला जाता है, ये किस लिए डाला जाता है, ये खरपतवार क्या होते हैं, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, 2,4-D क्या होता है, एक खरपतवार नाशी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2,4-D हमारा एक क्या है, खरपतवार नाशी है। तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन था। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसका कथन है। आपको पता है कि क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक बल होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी अगर किसी वस्तु को खींचती है अपनी ओर, तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्या किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये किसने कहा कि ये पृथ्वी जो है वो क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर, यानी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने ये सिद्धांत भी दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी दिया था और कहा था कि प्रत्येक वस्तु जो है वो क्या है, पृथ्वी की ओर खींची जाती है, यानी खींचती है अपनी ओर। पृथ्वी किसी भी वस्तु को खींचती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उस वस्तु पे। तो ये हम किसका कथन है, ये न्यूटन का कथन है। इसके बाद अगर हम इसमें कुछ वैज्ञानिक और दिए गए उन पे बात कर लें, तो आइंस्टीन के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, जिसे हम लोग E = mc² कहते हैं। सीवी रमन के बारे में अभी हमने बताया, इनको 1930 में क्या मिला, नोबेल मिला। 1954 में इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए 21 नंबर क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने बताया। अब हम अगर बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आप सभी को पता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि का गमन नहीं होता है,
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तीनों में चलती है, ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है। तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। ये तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो चाल है ध्वनि की वो किस में होती है, तो वो ठोस में होती है। इससे रिलेटेड, ध्वनि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, उनके बारे में हम अगर बात करें तो अगली स्लाइड में हम बात करें ध्वनि तरंगे। तो ये 3 प्रकार की हम बात कर लें तो ये अवश्रव्य होती हैं। अवश्रव्य, फिर दूसरा बात करें तो श्रव्य, और अगर तीसरी बात करें तो क्या है? प्रश्रव्य। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है किसी भी एग्जाम में। तो ये हमारी ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की। अवश्रव्य क्या होती हैं? ये 20 Hz से कम, यानी हर्ट्ज से कम। अगर 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? अवश्रव्य ध्वनि होगी, अवश्रव्य तरंगे होंगी वो। ये कहाँ से निकलती हैं? यानी ये अगर बात करें तो हृदय के धड़कन से। तो ये कहाँ से? हृदय के धड़कन से, यही हृदय से निकलती हैं, यानी हृदय से यही तरंगे निकलती हैं। तरंग की बात नहीं, अगर बात करें अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की, तो 20 हर्ट्ज से कम ये हृदय से उत्पन्न होती हैं। भूकंप के समय यही निकलती हैं, भूकंप से। और इनको सुन कौन सकता है? सुन केवल कुत्ता और बिल्ली सुन सकते हैं। कुत्ते और बिल्ली इनको सुनते हैं। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य तरंगे होती हैं। इनको कौन सुन सकता है? इनको मानव सुन सकता है। मानव सुन सकता है। मानव कान के लिए सर्वाधिक सुग्राही अगर बात करें, मानव कान के लिए सुग्राही ध्वनि तो 1000 हर्ट्ज तक, 1000 हर्ट्ज तक मानव कान जो है वो किसी भी ध्वनि को आराम से सुन सकते हैं। तो सर्वाधिक सुग्राही अगर बात करें तो 1000 हर्ट्ज की ध्वनि को मानव कान सुन सकते हैं। फिर अगर हम बात करें पराश्रव्य की, तो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक हर्ट्ज की जो ध्वनि होती हैं उन्हें हम पराश्रव्य कहते हैं। उन्हें हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। इसको कौन सुनता है? चमगादड़। इसको चमगादड़ क्या है? चमगादड़ इसको सुन भी सकता है और उत्पन्न भी करता है। सुनता है और उत्पन्न भी करता है। तो ये चमगादड़ की बात हो गई। यानी पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कौन करता है? चमगादड़। सुन कौन सकता है? चमगादड़। कितनी हर्ट्ज तक होती हैं? 20 से 20,000। वो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं।
ये श्रव्य हो गई जो सुनी जा सकती हैं, कहाँ से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मानव के लिए सर्वाधिक सुग्राही 1,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो होती है सुन सकता है। 20 से 20,000 के बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं वो मानव सुन सकता है, यानी मानव कान इसके लिए सुग्राही होते हैं कि ये सुन सकते हैं। 20,000 से कम की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको मानव कान नहीं सुन पाते हैं, उनको कुत्ते बिल्ली सुनते हैं। कब उत्पन्न होती हैं? हृदय से उत्पन्न होने वाली तरंगे क्या होती हैं? यही तरंगे होती हैं। भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगे यही तरंगे होती हैं। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन हो गया होंगे। ये और आगे भी क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में आपको लगभग अगर बात करें तो लगभग आपके जो भी 18 क्वेश्चन आने हैं लगभग यहीं से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। अभी ये 25 से 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू के साथ में फिर हम वन लाइनर भी बात किए हैं, बनाए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु में, वो भी मैंने बनाए हैं जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। इससे बाहर उम्मीद है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्ज़ाम के। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इस क्लास से। जो भी क्वेश्चन है इनको आप लोग देखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके PYQ से लेकर आपके अन्य जितने भी एग्ज़ाम DLED से छोड़ के जो अदर एग्ज़ाम है उनमें भी पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास जो होगी इन्हीं क्वेश्चनों के आगे कंटिन्यू होगी, इसको आप लोग कंटिन्यू करिएगा।